वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज आप सभी को मैं अपनी इस वीडियो में कॉस्ट शीट और रिकन्सिलिएशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो हम कॉस्ट शीट करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि देखिए जो बीकॉम का एग्ज़ाम होने वाला है सेम 4 में, उस सेम 4 में कॉस्ट शीट का वेटेज अच्छा खासा आया हुआ है, 18 मार्क्स का है। ठीक है, और रिकन्सिलिएशन 9 मार्क्स की आई हुई है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो 26 को एग्ज़ाम हुए थे बीकॉम वालों के, जो एसओएल और एनसी वेब से बच्चे दे रहे थे, उसमें मेरी लास्ट वीडियो जो थी, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। बिल्कुल उसे प्रोसेस अकाउंट का जो वीडियो दी हुई है, उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज है। एज इट इज़ सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वैसे ही आया हुआ है। वहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, उन 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे पूरे। क्योंकि देखो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं कराने वाला, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर मेरा कहना ये है कि अब मैं जो कॉस्ट शीट कराने वाला हूँ, देखो अब की बार जो एनसी वेब और एसओएल में जो कॉस्ट शीट आई थी वो बहुत ही अजीब तरह की थी। जैसा बुक में था वैसी कॉस्ट शीट नहीं आई है। थोड़ा सा कॉस्ट शीट का लेवल मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब ये कॉस्ट शीट का लेवल जो था वो कैसा था, जैसा बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन वैसा बिल्कुल नहीं था। वो रिकन्सिलेशन से उठाया गया था। रिकन्सिलेशन बनाते वक्त वहाँ पे कॉस्टिंग पैनल बोला जाता है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर कॉस्टिंग पैनल बनाया जाता है, तो वही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके हिसाब से कॉस्ट शीट बनानी थी। तो मैं वो भी कवर कराऊंगा कैसे वो कॉस्ट शीट बनानी है, और नॉर्मली कॉस्ट शीट में जो कॉस्ट शीट बनती है वो भी कवर कराऊंगा, और साथ के साथ रिकन्सिलेशन भी कवर कराऊंगा। आप देखिए एनसी वेब एसओएल में 27 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट और रिकन्सिलेशन चैप्टर आया है। यानी देखा जाए 90 मार्क्स में से 27 की वेटेज तो यही हो गई, और 18 मार्क्स का आपका प्रोसेस। अगर आप ये मेरी वीडियो से ना, इन 2 वीडियो से, मेनली 2 चैप्टर की वीडियो से, एक कॉस्ट शीट रिकन्सिलेशन और एक प्रोसेस, आप इतना कर लोगे ना तो आपके 45 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। 50% वेटेज तो आप यूं ही कवर कर लोगे 90 मार्क्स में से। अब हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए, फालतू बकवास ना करते हुए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होती है, सर ये कॉस्ट शीट होती क्या है। देखिए बेटा, कॉस्ट शीट क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। कॉस्ट शीट क्या होती है, फिर एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। ठीक है, कॉस्ट शीट क्या है क्या नहीं है, पूरा कॉस्ट शीट अच्छे से समझा दूंगा आपको। फॉर्मेट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी फॉर्मेट रट्टा मारने की ज़रूरत है ही नहीं। सर क्या होती है कॉस्ट शीट, चलिए जानते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट शीट देखो, हर डिपार्टमेंट जो होते हैं, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कोई भी गुड्स बनाने से पहले उसका एक स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, और उसी सेलिंग प्राइस पे आगे वो मार्केट में उसको बेचने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो और उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसकी कॉस्ट निकालोगे कि उस पर होने वाला खर्चा कितना होने वाला है। जब आपको कॉस्ट पता चल जाएगी तो उसमें आप प्रॉफिट ऐड करके देन उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दोगे। बट कॉस्ट शीट क्या होती है, देखो ये जो कॉस्ट शीट होती है ना, ये कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकती है। रीज़न दैट, क्योंकि ये हम लास्ट ईयर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, उस प्रोडक्ट पे जो भी कॉस्ट आई होगी, जो जो खर्चे हुए होंगे, मटेरियल, स्टॉक, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 चीज़ें होती है, सबसे मेन होती है। तो ये 3 कॉस्ट को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो इन्हीं कॉस्ट को हम जोड़ने के बाद, देखो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, सीधी सी बात, अगर किसी भी प्रोडक्ट की आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो, तो टोटल कॉस्ट में मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले होता है मटेरियल यूज़ करोगे आप प्रोडक्शन में। ठीक है, मटेरियल के बाद सर आप यूज़ करोगे लेबर, मेन होता है लेबर। फिर लेबर के बाद ओवरहेड, फिर आता है आपका ओवरहेड। ओवरहेड वो होता है जो सारे खर्चों को जोड़ बोला जाता है। इन तीनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आती है, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो हमारी क्या बन जाती है, वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। यही होता है। अब वही कहता है, होता क्या है कि कोई चीज़ हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उसकी सेलिंग प्राइस तो डिसाइड कर दी है, लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, पहले टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सर टोटल कॉस्ट क्या निकालेंगे, बनाने के बाद निकालेंगे या बनाने से पहले? सर पहले एक सैंपल बना देंगे, और उस सैंपल पे क्या क्या मटेरियल खर्च हुआ, कितने का मटेरियल लगा, कितने की लेबर लगी एक यूनिट पे, और कितने का ओवरहेड लगा।
अगर हमारे पास सपोज दैट एक यूनिट का सेलिंग प्राइस आ चुका है, एक यूनिट की कॉस्टिंग आ चुकी है, तो आगे हमें 1000 यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो 1000 यूनिट का ऑर्डर, एक यूनिट का प्राइस अगर 100 रुपये बना है, अगर किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट 100 रुपये आई है, तो 1000 यूनिट का ऑर्डर आएगा तो हम कहेंगे भैया 100 रुपये का पड़ेगा एक, तो 100 इंटू में 1000, आप हमें 1 लाख रुपये पे कर दो, हम आपको चीज़ बना के दे देंगे। यही होगा सर। 1 लाख में ये एक 100 रुपये की हम चीज़ बेच रहे हैं, कॉस्ट हमारी जो भी आई हो 80 90 जो भी आई होगी, अब 1 लाख में हमने डील कर दी तो 1 लाख में तो हम उसको बेचेंगे। लेकिन लेट सपोज दैट पहली जब मैंने बनाया था तो इसकी कॉस्ट 80 रुपीज़ आई थी, लेकिन अब बनाते वक्त इसकी कॉस्ट आ गई 90 रुपीज़। अब 1000 इंटू में 90 करेंगे तो ये 90,000 का तो ये पड़ गया, यानी अब एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 हो गया। तो यही होता है कॉस्टिंग, यही होता है फाइनेंशियल, जिसे हम रिकन्सिलेशन में पढ़ते हैं। रिकन्सिलेशन चैप्टर में हम यही सब पढ़ते हैं कि कैसे रिकन्साइल करते हैं कॉस्ट अकाउंट को, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये दोनों सेम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है ये एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब हमने पिछले साल की डेटा उठाई और उस डेटा के बिहाफ पर एस्टिमेशन कर दिया। ये कहता है एक्चुअल, जो एक्चुअल में हुआ है। इसलिए मान लो इसका प्रॉफिट अगर मान लो 10,000 आएगा, अगर इसका प्रॉफिट हम 20,000 मान के चले तो हो सकता है इसका प्रॉफिट 10,000 हो। अब किस वजह से कम ज़्यादा आया है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिकनसाइल करते हैं। उसी चीज़ को हम बैलेंस करते हैं और रिकनसाइल करके देखते हैं किस वजह से इसका बैलेंस कम ज़्यादा आ रहा है। इसी चैप्टर को रिकन्सिलेशन कहते हैं। तो रिकन्सिलेशन हमारा बात का बात चैप्टर है। पहले हम लिए कॉस्ट शीट पढ़ते हैं। चलिए कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। हम किसी प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं और प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट शीट होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अब कॉस्ट शीट के बारे में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन सब कॉन्सेप्ट को एक काम करो बाद में पढ़ेंगे। पहले मेन चीज पे आते हैं, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, क्या प्रोसेस रहता होगा कॉस्ट शीट का, चलिए जानते हैं। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, तो कॉस्ट शीट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉस्ट प्राइस से सीधा सेलिंग प्राइस तक जाते हैं। कॉस्टिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस से सीधा कहाँ जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे। सर सेलिंग प्राइस तक जाने तक हमें कितने प्रोसेस से निकलना पड़ता है, ये सारे प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले ये बंदा होता है जो सप्लायर है, जो कहता है कि चलो मेरे से सामान खरीदो। फैक्ट्री वालों को कहता है, फैक्ट्री वालों मुझसे सामान लो ताकि तुम बना सको। फैक्ट्री वाले कहते हैं ठीक है भाई दे दे सामान। ये कहता है मेरे पास से सामान तुम्हारे यहाँ तक जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो कच्चा माल जाएगा, रॉ मटेरियल। कह रहा है वो तो बात सही है, फैक्ट्री का काम ही होता है बनाना, तू भेज दे भाई। अब मेरे पास से रॉ मटेरियल जाएगा तो भाई सुन ले मेरी बात, मैं इसको लोडिंग कराने का मेरा खर्चा नहीं है, वो तेरा है। इसने कहा चल ठीक है भाई मैं लोडिंग करा दूंगा। अनलोडिंग कराने का भी तेरा ही खर्चा है, जहाँ पे फैक्ट्री में पहुंचेगी तो वहाँ पे उतरवाई हो भी तू, ये सारा खर्चा तुझे देना पड़ेगा। हाँ ढूंढ मैं दूंगा लेबर, अगर तेरे को नहीं मिल रहा तो मैं लेबर ढूंढ दूंगा, लेकिन खर्चा तुझे देना पड़ेगा। इसने कहा चल यार डायरेक्ट लेबर भी ले लियो मेरे से। फिर इसने बोला भाई रास्ते में आते जाते वक्त मान ले कि स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, IGST, वो भी तेरा है। कहता चल ठीक है वो भी मेरा ही है। फिर कहता भाई सुन ले, रास्ते में जाएगा गाड़ी ट्रांसपोर्ट ये सब खर्चा, कैरेज कार्टेज ये सब खर्चे होते हैं, और ऑक्ट्रा जहाज का खर्चा, ये सारे खर्चे जो डायरेक्टली हो रहे हैं, डायरेक्टली जो तेरी फैक्ट्री में जा रहे हैं, जो भी डायरेक्टली खर्चे होंगे वो सारे तेरे होंगे। कहता चल ठीक है भाई ये मेरी कर दे। कहता अब तीन ये चीज़ तेरे यहाँ पे पहुँच जाएगी और ये चीज़ पहुँचते वक्त तेरे ये 2 खर्चे होंगे, इन खर्चों को जोड़ दे तो ये पहली कॉस्ट तेरी आएगी, जिससे हम कहेंगे प्राइमरी कॉस्ट, जो आपकी फर्स्ट कॉस्ट कहलाती है। चलिए ठीक है, अब हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं चलो भैया अब गुड्स फैक्ट्री में पहुंच गया है। अब फैक्ट्री में जाने के बाद फैक्ट्री के कुछ खर्चे होते हैं। फैक्ट्री के खर्चे क्या होते हैं सर, फैक्ट्री में क्या कहते हैं भैया, फैक्ट्री में गया है तो फैक्ट्री में तो लेबर होती है कि नहीं होती है। वहाँ पे मजदूर होते हैं, वो मजदूर क्या करेंगे, उसको प्रोसेस में डाल के बनाएंगे, तो उनको जो मजदूरी दी जाती है वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है,
वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। फिर वहाँ पे अलग से मटेरियल भी यूज़ होता है, हाँ भाई मटेरियल भी यूज़ होता है, वो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल अलग से। जैसे कि आप मान लो कोई पेप्सी की बिस्किट का बिजनेस है, तो रॉ मटेरियल आया, तो बिस्किट को पैकिंग करने के लिए पन्नी चाहिए होगी, तो पन्नी क्या है, पन्नी के लिए मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है जो डायरेक्ट मटेरियल पे यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट पे जो चीज़ यूज़ होती है अलग से, उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो सपोर्ट करती है। चल भाई, उसके अलावा डेप्रिसिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, वो खर्चे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे खर्चे जब हो जाते हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जब बन के तैयार होती है, तो वो चीज़ जो बनती है उससे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे वो बन के तैयार होती है इसे फैक्ट्री की कॉस्ट कहते हैं, कि फैक्ट्री कॉस्ट पे इतना चीज़ बन के तैयार हो गया। अब फैक्ट्री वाले कहेंगे चल भाई अब इसको ऑफिस में भेज दे। जब ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में सबके सब सारे बॉक्सेस का हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट बैठा हुआ है। ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, रेंट वेंट सब कुछ जा रहा है, गोडाउन है, गोडाउन का रेंट जा रहा है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, स्टाफ बैठे हुए, सबकी सैलरी जा रही है। हाँ भाई, ऑफिस में भी खर्चा होता है। तो ऑफिस और एडमिन के खर्चे को जोड़ दे तो अब तेरा टोटल ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई, कि तुझे बनाने में चीज़ों को इतना खर्चा हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन का पार्ट होता है वो। हिसाब किताब अगर किसी डिब्बे का कर रहे हो, अकाउंटेंट कर रहा है, तो प्रोडक्शन का ही तो पार्ट है, वो तो वहीं पे बैठा होगा ना, तो प्रोडक्शन का पार्ट हो गया, या उसे कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद ये ऑफिस से गुड्स कहाँ चला जाता है, शोरूम में। जब शोरूम में जाता है तो शोरूम क्या करते हैं, इस चीज़ों को बेचते हैं, जैसे बाइक ऑटोमोबाइल का काम है, या दुकान में जाता है तो शोरूम या दुकान वाले कहते हैं भैया हम इन चीज़ों को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, बेचने के लिए लोगों को भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, सेल्समैन रखेगा, उसको सैलरी देनी होगी, एडवर्टीजमेंट करना होगा, सेलिंग का खर्चा आएगा। तो सेलिंग वेलिंग का खर्चा जब जोड़ देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब फाइनली शोरूम से ये सीधा कस्टमर तक पहुंचेगी। अब जब कस्टमर तक पहुंचेगी तो हमारा पूरा खर्चा आ चुका है। अब कस्टमर कहेगा भैया मुझे ये गुड्स दे दो, हम कस्टमर को कहेंगे तुझे हम सेलिंग प्राइस पे देंगे, सेल्स प्राइस पे, यानी जितना हमारा कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो वो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो ये ले सेलिंग प्राइस और ये चीज़ तू खरीद ले। तो सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइमरी कॉस्ट है, और ख़त्म कहाँ पे होता है, सेलिंग कॉस्ट पे। समझ लो बात को, यानी प्राइमरी कॉस्ट से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, सेलिंग प्राइस पे। तो इसके बीच में इतने प्रोसेस होते हैं, 3 लोग आते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम। 3 लोग आएंगे, तीनों के खर्चे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एंड देन फाइनली चीज़ टोटल कॉस्ट पे तैयार हो जाती है। अब ये हमने प्रोसेस पढ़ लिया। अब देखो प्रोसेस पढ़ने के बाद कितना आसान हो गया। सर पहले हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाते वक्त क्या करते हैं, ध्यान से देखना। कॉस्ट शीट 2 तरीके की होती है। जब भी आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना बेटा, तो कॉस्ट शीट आपकी 2 तरह की बनेगी। पहली कॉस्ट शीट होती है सिंपल और एक होती है स्पेसिफिक। अब सिंपल कॉस्ट शीट जो बनती है वो ज़रा ध्यान देना वो कैसी होती है। सिंपल कॉस्ट शीट जो बनती है वो ऐसी होती है, कुछ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, जिसमें कहा जाता है कि मान लो एक कॉस्ट शीट आप बना रहे हो, उस कॉस्ट शीट में क्या हुआ है कि ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग और ना तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स का नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल कॉस्ट शीट बनाओगे। सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनती है चलिए देखते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट सीधी सी बात है सर, पहले मटेरियल आएगा, सप्लायर भेजेगा, लेबर यूज़ होंगे, एक्सपेंस होगा, पहली कॉस्ट आ गई प्राइम कॉस्ट। सर अब फैक्ट्री के अंदर आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट होगी, फैक्ट्री ओवरहेड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड का नाम वर्क भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। अब सर फैक्ट्री से जब बाहर जाएगा तो ये फैक्ट्री कॉस्ट पे बन के तैयार हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या वर्क कॉस्ट। अब फिर ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस वाले अपना खर्चा जोड़ देंगे, फिर ऑफिस वाले जब अपना खर्चा जोड़ेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। फिर इसमें सेलिंग, शोरूम वाले अपना खर्चा जोड़ेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर ये हमारा फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और फिर इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है। कितना सिंपल था कॉस्ट शीट याद करना, ईजिली याद हो गया कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट पढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। वो क्या बातें होती है चलिए जानते हैं। कुछ बातें जो आपको बहुत याद रखनी है कॉस्ट शीट बनाते वक्त, हमेशा ये एक बात याद रखना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक क्या करता है, बहुत लार्ज स्केल पे अगर सामान बनाना है, बहुत लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल समझते हो बड़े लेवल पे अगर आपको सामान बनाना है, तो उस केस में आपको ये टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मैन्युफैक्चर का मतलब जो बनाने वाले होते हैं, उनको ये टेक्निक अडॉप्ट करनी होती है,
जो उनको पहचान में आइडेंटिफाई कर रखा है कि ऐसे गुड्स बनाने हैं, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना, ताकि ये सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस में प्रॉफिट कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स को टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, इसे टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटेशन, सेलिंग वन यूनिट इज प्रिपेयर नोन एज कॉस्ट, ये तो बात की बात है। आगे कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस का एक अलग नाम भी होता है, वो होता है चार्जेबल एक्सपेंस। आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी बात, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि कॉस्ट शीट बनाते वक्त ये बात याद रखना कि कभी भी उसमें एबनॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, और जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। एबनॉर्मल क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो आगे चल के हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ऐसे खर्चों को इंक्लूड मत करना। बैड डेब्ट्स, कैश डिस्काउंट, ये वो चीज़ें हैं जो दी जा सकती है, नहीं भी। बैड डेब्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैश में बेचोगे तो कोई बैड डेब्ट्स नहीं होगा, उधार बेचोगे तो बैड डेब्ट्स होगा। अब हमें थोड़ी ना पता है कैश में होगा या उधार होगा, तो इसलिए हम कॉस्ट शीट जो बनाते हैं वो जो होता है उसी के बेस पे बनाते हैं, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल के बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए एबनॉर्मल खर्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आता है आपका प्योरली फाइनेंशियल नेचर, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेके पैसे बना लिया चीज़, हमें क्या पता हम लोन लेके बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, तो इसको भी नहीं लेना। जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें हम नहीं कंसिडर करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर नहीं दिया हुआ है पर यूनिट दी हुई है, क्वेश्चन में यूनिट आपको दी हुई है पर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जितना प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो और जितने यूनिट्स क्लोजिंग में उससे मल्टीप्लाई कर दो। बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं, सम टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम वेस्ट एंड स्क्रैप, अगर कोई वेस्ट और स्क्रैप आता है तो बेटा एक काम करना, उसको बेच देना, और बेचने के बाद उसको या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से माइनस कर देना, या तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप उसको माइनस कर सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड में से, ठीक है, नेट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। दूसरा है कोई भी एक्सपेंस जिसका कोई हेड नहीं दिया हुआ कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है या एडमिन ओवरहेड है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम सेल्स प्राइस निकालते वक्त टोटल कॉस्ट यानी सारे खर्चों को जोड़ दो, सीधा ऐड कर दो, कोई फैक्ट्री कॉस्ट, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मत निकालो, सबको जोड़ो, सीधा टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट सीधा। अब दो तरीके की कॉस्ट शीट होती है, एक सिंपल और स्पेसिफिक। सिंपल कॉस्ट शीट तब बनाई जाती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना दिया गया हो, और क्या नाम है, स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है, चलिए जानते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि भाई वो तभी बन सकती है, सिंपल कॉस्ट शीट तो हम देख चुके हैं कैसे बनती है, ये देखिए ये थी सिंपल कॉस्ट शीट। अब आता है आपका स्पेसिफिक कॉस्ट शीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट शीट तब कब बनाई जाती है, देखिए स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाने का एक ही रीज़न होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, या दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, WIP फिनिश गुड्स का दो तीनों में से कोई भी एक, तो या तीनों, तो फिर उस केस में आप कॉस्ट शीट स्पेसिफिक बनाओगे। अब स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपको पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया होता था, अब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितना किया गया वो निकालना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक बात याद रखना बच्चों, जब आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालोगे तो इसमें वो चीज़ें इंक्लूड करोगे जो चीज़ आप खरीदते वक्त खर्च करते हो, इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज करते समय जो भी खर्चा होगा, कैरिज, जैसे कि कैरिज इनवर्ड, फ्रैट, ये सारों खर्चों को जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है, लिख लेना कहीं, इन सभी खर्चों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री में पहुंचाया जाएगा तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी बच्चे। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद क्या होता है, जब ये फैक्ट्री में जाती है तो फैक्ट्री में जाने के बाद कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो पिछले साल के बचे हुए हैं और कुछ स्टॉक इस साल के हैं, तो सर पहले हम आगे प्रोसेस के लिए जो पिछले साल के बचे हुए हैं उन स्टॉक को ऐड करेंगे, और जो इस साल बचने वाले हैं, जो नए वाले बनाए हैं, इसमें से जो बच जाएंगे उसको हम क्लोजिंग मान के माइनस कर देंगे, और इतना स्टॉक आगे हम, इतनी कॉस्ट को हम आगे भेजेंगे। तो ये हमारी फैक्ट्री की नेट कॉस्ट होती है कि फैक्ट्री से माल इतनी कॉस्ट का बाहर जा रहा है, पिछले साल का और इस साल का, और जो बच गया उसको माइनस कर दो। अब ये ऑफिस वाले क्या करेंगे, ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे, ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा।
फिर प्रोडक्शन की कॉस्ट जब आ जाएगी कि इतना खर्चा हमें प्रोड्यूस करने में होता है कि हम 10,000 यूनिट बनाते हैं तो इतना खर्चा आता है सर। अच्छा जी, और हमें ये पता है कि 3,000 यूनिट पिछले साल की बची हुई है, तो जोड़ दो ना यार। हमने कहा चलो जोड़ देते हैं। पिछले साल की 10 साल, इस साल की 3,000 पिछले साल की, तो टोटल मिला के 13,000 रुपये, 13,000 यूनिट हमारी आज आ जाएगी जो बेचने के लिए अवेलेबल है। सर बेचने के लिए अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए गुड्स अवेलेबल है कितना, 13,000। अच्छा 13,000 यूनिट वो गुड्स है जो बेचने के लिए अवेलेबल है। अच्छा जी, पर बिकेगी कितनी ये भी तो देखना है, ये निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया कैसे निकलता है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालने का तरीका बता दूंगा। सर मान लो 2,000 इसमें से बच जाएगी, तो आगे प्रोसेस के लिए कितनी जाएगी, आगे जो जाएगी तो इसको माइनस कर, तो 11,000 यूनिट जाएगी। तो 11,000 यूनिट वो गुड्स है जो बिक रहे हैं, बेचने के लिए अवेलेबल इतनी है। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जो गुड्स आज बेच रहे हैं उसकी गुड्स से उसकी कॉस्ट ये है। अब ये जो बेच रहे हैं तो बिक तो ऐसे नहीं जाएगी, खैरात में तो बिकेगी नहीं। अब इसको बेचने के लिए भाई क्या चाहिए, बेचने के लिए भैया सबसे पहले सेलिंग वाले खर्चा करेंगे अपना, और सेलिंग वाले खर्चा करने के बाद फिर ये फाइनली गुड्स टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर ये आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कंप्लीट होती है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट शीट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चे कॉस्ट शीट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। तो इसी के साथ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते ना, मैं कहता हूँ आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं छूटेंगे, 27 मार्क्स आपको दिला कर रहूँगा, ठीक है। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बेटा, वो ध्यान देना ज़रा कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उस वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके फिर उसके बाद रिकन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट अभी थोड़ी देर में ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आज तो आपको कम से कम 60 मार्क्स का या 70 मार्क्स का मैं कवर करा दूंगा, कैसे भी इतना करवा दूंगा 90 मार्क्स में से जो आ जाएंगे आपके कंपलसरी आएंगे। मैं वही चैप्टर करा रहा हूँ जो कंपलसरी आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं।